हेलो फ्रेंड्स, सभी को जय हिंद। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आरआरसी ग्रुप डी के एग्ज़ाम होने वाली है, तो जो पुराने स्टूडेंट लोग हैं उन लोग की तैयारी पूरी हो चुकी होगी। उन लोग के चाहिए कि अब हम ये प्रैक्टिस करें। तो प्रैक्टिस किस ढंग से करना है ये बहुत इम्पोर्टेंस रखता है आप लोग के लिए। तो देखिए, हम 17/9/2018 को शिफ्ट 1 में आरआरसी ग्रुप डी के पूछे गए प्रश्न टॉप 20 लेकर हम आ गए हैं। और आप लोग लगातार स्टडी रिसर्च सेंटर के साथ जुड़िए और आपका तैयारी जो है वो बेहतर कराई जाएगी। और देखिए, ये टॉप 20 क्वेश्चन है। फर्स्ट प्रश्न हम लिए हैं कि सभी कारें जीप है। ये 17/9/2018 को शिफ्ट 1 में पूछी गई प्रश्न है। देखिए क्या है प्रश्न कि सभी कारें जीप है, सभी जीप 4 पहिया है। ठीक है, अब एक कथन आपको दे दिया गया है, निष्कर्ष आपको निकालना है कि ये दोनों निष्कर्ष में से कौन सा निष्कर्ष सही है। ये साइकोलॉजिज्म का प्रश्न है, इसमें से एक या दो प्रश्न पूछे ही जाते हैं हमेशा। देखिए, इसको बनाते हैं कि सभी कारें जीप है। एक मान लीजिए कार है बीच में, ये कार क्या है, सभी कार जीप है, तो ये जो कार है वो जीप के अंडर में आ जाएगा। ठीक है, सभी कारें जीप है और सभी जीप, ये सभी जीप क्या है, 4 पहिया है। ये क्वेश्चन में पूछ रहा है 4 पहिया है। ठीक है, लिख लीजिए 4 पहिया है। फिर से समझिए क्या दिया हुआ है कि सभी कारें जीप है, सभी जीप 4 पहिया है, यानी कि सभी कार जीप है और सभी जीप 4 पहिया है। तो निष्कर्ष क्या बोलता है कि आप निकालिए कि क्या सभी 4 पहिए कारें हैं, यानी कि सभी 4 पहिए, सभी 4 पहिए कार है, ऐसा तो है नहीं। आपको हमेशा ध्यान रखना है कथन पे, यही 100% ट्रू होता है। तो जब यहाँ ऑलरेडी कथन में लिख चुका है कि सभी कारें जीप है, तो सभी 4 पहिए कैसे हो सकते हैं, ये तो अपने ही ये रॉन्ग है, गलत है। अब सेकेंड में आइए, क्या बोलता है निष्कर्ष कि कुछ 4 पहिए जीप है। तो कुछ 4 पहिए जीप है, आइए देखते हैं कि कुछ 4 पहिए जीप हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि सभी जीप 4 पहिए हैं। तो सभी जीप जब 4 पहिए हैं तो कुछ ऐसे 4 पहिए होंगे जो जीप हो सकते हैं। जहाँ पे सम का केस आए वहाँ पे ये सही होगा, आप लोग ध्यान रखिएगा, ये सही है। साइकोलॉजिज्म में आप लोग पढ़ चुके होंगे ऑल सम नोट के केस। ये इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसलिए ज़्यादा डीप में हम नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हमको टॉप 20 प्रैक्टिस आपको कराना है। और जब तक रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा, लगभग 2-3 महीना लग ही जाता है, तो मेरी कोशिश रहेगी कि हम 5000 क्वेश्चन का प्रैक्टिस आप लोग के कराएं। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं कि यदि कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 कोसेक स्क्वायर थीटा कोष्ट में है +17 बराबर x है, तो x स्क्वायर का मान क्या होगा। आपसे x स्क्वायर का मान पूछ रहा है। ठीक है, देखिए कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 कोसेक स्क्वायर थीटा कोष्ट में +17 बराबर x। इसको सोल्व कीजिए। कोस स्क्वायर थीटा 1 कोसेक स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अगर फॉर्मूला आपको नहीं याद है तो याद कर लीजिए, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, उसी बेस्ट पर ये है +17 बराबर x। अब इसका वैल्यू आप लोग जानते होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, इसका वैल्यू आ जाएगा 1। भले इधर साइन स्क्वायर थीटा है इधर कोस स्क्वायर थीटा है, लेकिन वैल्यू तो 1 ही आएगा ना। +17 बराबर x। इस प्रश्न में पूछ नहीं है, x का वैल्यू आ गया 18। आपसे पूछ किसका रहा है वैल्यू, x स्क्वायर का, तो x स्क्वायर का 18 का स्क्वायर, इसका कितना आ जाएगा 324। यही आपका आंसर हो गया। स्क्वायर रूट आप लोग कम से कम 50 तक याद कर लीजिए। ठीक है, देखिए इसका कथन क्या है कि शहर के नामी कॉलेज द्वारा संचालित एमएससी में प्रवेश के लिए बहुत बड़ी संख्या में इच्छुक छात्र ने आवेदन किया था। पहले कथन को आप समझिएगा तो आपको धारणा निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा।
फिर से समझिए इसको कि एक शहर में एक नामी कॉलेज है, उसको मतलब ये संचालित कर रहा है और एमएससी में प्रवेश के लिए बहुत बड़ी संख्या में इच्छुक छात्र ने आवेदन किया था। तो धारणा क्या है कि सभी आवेदक कॉलेज में प्रवेश पाने में सक्षम हैं। ठीक है, ये धारणा को समझिएगा कि क्या सभी लोग सक्षम होते हैं क्या? इसमें कोई लोल होता है, कोई गधा होता है, कोई तेज भी होते हैं, तो सारे सक्षम तो नहीं होते हैं। ये धारणा तो ऐसी गलत हो गया। ठीक है, सेकंड धारणा में आइए कि नामी कॉलेज द्वारा अपनाई गई प्रवेश प्रक्रिया सभी आवेदकों के लिए निष्पक्ष हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, भले कैसा ही रहो, लोल रहे, गधा रहे, तेज रहे, लेकिन सारे स्टूडेंट के लिए आपका निष्पक्ष सिलेक्शन होगा। तो ये आपका धारणा बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा से मुक्त होती है? किस अभिक्रिया में पूछ रहा है। तो ऑप्शन देखिए आपको क्या क्या दिया है, ऑक्सीकरण, अवकरण, प्रकाश संश्लेषण और श्वसन। तो बताइए, जिनको याद है वीडियो पॉज करके कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा प्रकाश संश्लेषण। अब क्यों होगा थोड़ा सा समझिए इधर कि इसका इक्वेशन होता है कि 6CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु और 12H2O यानी कि पानी के 12 अणु प्रकाश के उपस्थिति में, ठीक है, क्या बनाते हैं, C6H12O6 एक ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, और क्या बनाते हैं 6H2O और 6 ऑक्सीजन का अणु भी निकालते हैं। यहाँ देखिए ऑक्सीजन जो है रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो यही आपसे पूछ रहा था कि ऑक्सीजन हवा से मुक्त होती है प्रकाश संश्लेषण में। आगे देखिए एक कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। ठीक है, बोल रहा है कि पाइप को 169165 लिखा जाता है, तो स्वान का अंतिम अक्षर क्या होगा? ठीक है, जो आप अगर रीजनिंग बनाने आए हैं खासकर कोडिंग डिकोडिंग, तो इसका नंबर आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, कि पी किस नंबर पे आता है। अगर आपको याद नहीं रहेगा तो आप कोडिंग डिकोडिंग नहीं बना पाइएगा। देखिए पाइप को क्या कोड किया है, 169,165। ये किस तरह से कोड है आप देखिए, पी का कौन सा नंबर आता है 16, और ए आया हुआ प्रश्न है, हमेशा दिमाग में रखिए 17/9/2018 को शिफ्ट 1 में आया हुआ प्रश्न है, एकदम ध्यान रखिएगा। ये पी को 16, आई का क्या नंबर है 9, पी को भी 16 और ई का नंबर है 5। ठीक है, तो ये तो कोड हमको मिल गया कि इसका नंबर बैठाया गया है। अब ले लेते हैं हम स्वान को, स्वान, तो ए इसका नंबर कितना होता है 19, डब्लू का 23, ए का 1 और एन का 14 होता है। तो आपसे क्या पूछा गया है कि अंतिम अक्षर क्या होगा, तो अंतिम अक्षर क्या है 4 है, यही आपका आंसर है 4 आपका आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए कि 2 इनलेट पाइप ए और बी एक खाली टंकी को क्रमशः 22 और 33 घंटे में भर सकते हैं, उन्हें एक साथ खोला गया। ठीक है, लेकिन टंकी भरने से 3 घंटे पहले पाइप ए को बंद कर दिया गया। तो टंकी को भरने में दोनों पाइपों द्वारा कितना घंटा लगा, ये आपको निकालना है। तो समझिएगा 2 इनलेट पाइप है, पाइप 2 तरह के होते हैं, एक इनलेट पाइप एक आउटलेट पाइप। इनलेट पाइप वो होता है जिससे पानी हम भरते हैं, आउटलेट पाइप होता है जो पानी को बाहर निकाला जाता है। ठीक है, तो ये 2 पाइप है ए और बी। ए को कितना समय लगता है 22 घंटा और ए को लगता है 33 घंटा। ठीक है, लेकिन हमको टंकी की धारिता हमको नहीं मालूम है, मतलब टंकी कितना लीटर का है ये हमको नहीं पता है। तो एक हम इसको इसका धारिता को निकालने के लिए कि टंकी कितना लीटर का है, हम एलसीएम लेते हैं। ये देखिए एक क्वेश्चन जो है और हम जो समझा रहे हैं ये प्रैक्टिस करा रहे हैं, बेसिक तो है नहीं, लेकिन जब हम बेसिक पढ़ाने लगेंगे तो हम इसको डीप में जाएंगे और समझाएंगे। ठीक ना,
और परसेंटेज हम पढ़ा चुके हैं। जिनको पढ़ना है जाइए, ये 3 पार्ट्स आपको हम डाल दिए हैं वीडियो में, जाइए पढ़िए और देखिए इसको। देखिए तो इसका हम एलसीएम ले लीजिए, 22 और 33 का कितना एलसीएम हो जाएगा, 66। ये डुप्लीकेट लीटर है टंकी का, कि हम मान लिए कि 66 लीटर है। कैसे माने, एलसीएम निकाल करके। अब देखिए तो ये 22 घंटा में है, 66 लीटर का टंकी है, तो 1 घंटा में कितना भरेगा, 3 लीटर। और ये 33 घंटा में भरता है, लेकिन 1 घंटा में कितना भरेगा, ये 2 लीटर। क्या किए, डिवाइड कर दिए हैं, कुछ नहीं किए हैं। अब देखिए आगे क्या है, अब यहाँ पर खेल कर दिया गया है कि 3 घंटे पहले पाइप ए को बंद कर दिया है, ठीक है, 3 घंटा पहले। लेकिन हम बंद नहीं करेंगे, हम पाइप को खुला छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है कि अगर ए 1 घंटा में 3 लीटर भरेगा, तो जो 3 घंटा पहले ये बंद हुआ है वो कितना भर सकता था, यानी कि 3 3 9 लीटर और ये पानी भर सकता था। तो ये 9 को आप जोड़ दीजिए, तो अब कितना लीटर का टंकी हो गया, 75 लीटर का, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि टंकी को भरने में दोनों पाइपों द्वारा कितना घंटा लगेगा, ठीक है। तो 1 घंटा में 3 लीटर भरता है ए पाइप, और 1 घंटा में बी भरता है 2 लीटर। अब दोनों मिलकर, यानी कि दोनों को इफिशियंसी को आप जोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये डिवाइड दे दीजिए कि कितना घंटे में भरेगा, 75/5 डिवाइड कीजिए, इसको टोटल 15 घंटा का समय लगेगा, ठीक है। यही आपका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान में रखिएगा। 7 नंबर का कि एक पेन को 144 रुपये में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य पे 1/7 की हानि होती है। यदि पेन को रुपये 189 में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, यानी कि आपसे प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है। देखिए किस पर इसकी हानि हो रही है, क्रय मूल्य पे कितना का, 1/7 का, यही ना। तो आपको सीपी पर जब हानि हो रही है तो ये 7 किसका वैल्यू है, सीपी का वैल्यू है, यानी कि क्रय मूल्य का। तो सीपी बराबर 7, हानि हो रहा है 1 का, हानि 1, ठीक है। तो सीपी दिया हुआ है, हानि दिया हुआ है, तो आप विक्रय मूल्य निकाल लीजिए, यानी कि सेलिंग प्राइस निकाल लीजिए। 7 - 1 = 6, ठीक है। अब आगे ध्यान से देखिएगा, आपको 144 रुपये में बेचने पर, यानी कि विक्रय मूल्य का वैल्यू आपको दिया गया है। तो विक्रय मूल्य बराबर 144, तो ये किसका वैल्यू के बराबर है, 6 यूनिट के बराबर है। तो 6 यूनिट बराबर 144, तो 1 यूनिट बराबर 144/6, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, सीपी आपको फाइंड करना है। तो सीपी का कितना है, 7 यूनिट, 7 यूनिट बराबर 144/6 × 7, एक कट जाएगा आपको 24 बार में, तो 24 × 7 बराबर 168, ठीक है। अब देखिए जरा समझिएगा कि 7 यूनिट किसका वैल्यू था, सीपी का। तो 168 रुपये में खरीदा और 144 रुपये में बेचा, तो हानि तो भाई साहब होगा ही होगा, होगा कि नहीं होगा। अब आगे देखिए, जगह नहीं है, इधर समझा देते हैं, इधर थोड़ा देख लीजिएगा कि अब देखिए अब क्या करना है। अब पूछ रहा है क्वेश्चन में कि अगर 189 रुपये में बेचा जाता, यानी कि SP = 189, ठीक है। और आपका क्या निकल के आया है, 7 यूनिट क्रय मूल्य, CP कितना है, 168, ठीक है। आपसे प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए बोल रहा है, लाभ प्रतिशत। आपको फॉर्मूला याद ही होगा, पहले लाभ निकाल लीजिए। लाभ = कितना हो जाएगा, 189 - 168, तो 9 में से 8 गया 1, 8 में 6 गया 2, 21 आपका लाभ आ गया। तो लाभ प्रतिशत कितना होगा,
लाभ प्रतिशत इक्वल टू लाभ इंटू 100 बाई क्रय मूल्य पे 168। ठीक है, इसको काटिए। 21 से कितने बार में कट जाएगा? 8 बार में। 4 2 जा 8 और ये 25 बार में। ठीक है, ये कितना चलाएगा? 25 से ये भाग दीजिएगा तो आपको 2 1 जा 2 2 2 जा 4 यानी कि 12 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट होगा। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। बहुत सारे स्टूडेंट लोग जो हैं वो न्यूमेरिकल की डिमांड कर रहे हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री की। तो हम जल्द ही पिछले रेलवे ग्रुप डी में जितने भी न्यूमेरिकल पूछे गए हैं, ठीक है, वो हम लेकर आने वाले हैं और ये आपको बहुत जल्द ही मिलेगा। पिछले रेलवे ग्रुप डी में जितना भी पूछे गए हैं वो सारा न्यूमेरिकल लाने वाले हैं, और वो भी चैप्टर बाय चैप्टर। ठीक है, देखिए आगे प्रश्न देखिए क्या बोलता है। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ जो पंजाब में है किस नदी के किनारे स्थित था? ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, बताइए। अगर आपको मालूम है तो वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए। सतलज में, सतलज नदी पर स्थित है। ठीक है, और 9 नंबर का देखिए कि लोकसभा का स्पीकर का निर्वाचन होता है। लोकसभा का स्पीकर का निर्वाचन होता है। ऑप्शन है कि संसद के सभी सदस्यों द्वारा, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन पे गौर कीजिए कि संसद के सभी सदस्यों द्वारा। तो संसद के सभी सदस्य कैसे भाग लेंगे? संसद में तो आपका लोकसभा भी चलाता है, राज्यसभा भी चलाता है, राष्ट्रपति भी एक संसद के भाग ही होता है। तो ये तो गलत है। बी में आइए कि प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, जनता तो चुनता ही नहीं है। ठीक है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। सी आइए कि लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं तो होगा नहीं। ठीक है, आपका सी राइट आंसर है। इस क्वेश्चन में आपको त्रिभुज की संख्या पूछ रहा है कि त्रिभुज की संख्या कितना है। देखिए जाल बिछा दिया है, थोड़ा गौर से समझिएगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाइएगा कि सर कैसे कैसे काउंट कर दिए त्रिभुज की संख्या। एक तरफ से चलते हैं। देखिए ये पहले इस पर ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर पे, इसको पहले काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना हो गया ये टोटल? 8। और जब भी स्क्वायर में इस तरीके से कर दिया जाए तो आप इसका सीधे डबल कर दीजिएगा। 8 × 2 = 16 ट्रायंगल इसमें है, ध्यान दीजिएगा। ये आपको प्रैक्टिस के लिए है। अगर बेसिक आपको समझाते शुरू से तो इसको भी हम समझाते कि कैसे कैसे काउंट किए, लेकिन आप लोग बस इतना ध्यान रखिएगा कि स्क्वायर में अगर इस तरीके से खंड कर दिया जाता है तो डायरेक्ट यहाँ पे डबल ट्रायंगल हो जाता है। तो यहाँ पे इससे कितना निकल के आया? 16 ट्रायंगल। अब आगे देखिए, ए है, देखिएगा यहाँ पर 1 और 2 ट्रायंगल दिख रहा है, लेकिन एक बड़ा वाला भी है। तो यहाँ से कितना निकल के आया? 3 ट्रायंगल। तो 16 यहाँ था, 3 यहाँ था, तो कितना आ गया? प्लस कर दीजिए 3। ठीक है, अब 3 ट्रायंगल यहाँ से आ गया। अब ध्यान से देखिएगा, एक ट्रायंगल इधर है। ठीक है, मान लीजिए ये 20वां ट्रायंगल है, ये 21वां है। 2 ट्रायंगल आपको दिख गया। ठीक है, या इसको आप रहने दीजिए। एक ट्रायंगल यहाँ पर है, काउंट कीजिए। अब एक ट्रायंगल यहाँ, तो 16 ये था, 3 ट्रायंगल यहाँ मिला, 16 3 19, और एक यहाँ 20 और एक 21। ठीक है, 21 ट्रायंगल हो चुका है। कहाँ कहाँ? 16 इसमें से निकल गया 3 ट्रायंगल, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से आया 20 और यहाँ से आया 21। अब थोड़ा ध्यान से देखिए कि यहाँ भी तो एक बड़ा ट्रायंगल बन रहा है इसके साथ में लेकर के। तो कितना हो गया? 22 ट्रायंगल हुआ, यहाँ से 22, और यहाँ भी तो है
23, ठीक है। अब देखिएगा 23 यहाँ हो गया। अब एक और आपको ट्रायंगल दिख रहा है, यहाँ देखिए ई भी तो इस साथ में एक बड़ा ट्रायंगल बना रहा है, तो 24 हो गया। एक भी इधर बगल में है, यानी कि 25 हो गया। अब देखिए टोटल ट्रायंगल 25 काउंट कर चुके हैं हम लोग, 25 ट्रायंगल। अब और है एक, देखिए बड़ा आपको दिख रहा होगा राइट एंगल, यहाँ से लेकर के यहाँ तक दिख रहा है 26। इधर भी है एक 27 हो चुका है, और एक बड़ा वाला ट्रायंगल, तो कितना हो गया टोटल ट्रायंगल आपको 28 ट्रायंगल हो गया, ठीक है। 28 ट्रायंगल आपका आंसर है। ऑप्शन में देखिए 28 है। आप लोग का समझ में आ गया होगा, ठीक है भाई। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आप लोग से फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 11 नंबर का, कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की, बताइए। याद है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि दांडी में, कि चंपारण में, कि खेड़ा में, कि अहमदाबाद में, बताइए। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी प्रैक्टिस कीजिए। कहाँ पर, दांडी में नहीं, चंपारण में, ठीक है। 12 में आइए कि हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, पूछा गया हुआ प्रश्न है, ठीक है। मेयर ने, कि स्लाइडेन ने, कि रॉबर्ट हुक ने, कि मैमन ने, बताइए। मेयर ने, ठीक है। आगे 13 नंबर का प्रश्न देखिए कि परमाणु विद्युतः होते हैं, तो क्या होते हैं परमाणु, धनात्मक रूप से होते हैं, ऋणात्मक रूप से होते हैं, या द्विधनात्मक रूप से होते हैं, या उदासीन होते हैं, क्या होते हैं बताइए। किस में टिक मारे हम, ए में, कमेंट बॉक्स में छापिए आप लोग, किस में मारे टिक, डी में। परमाणु विद्युतः उदासीन होते हैं, ठीक है। 14 नंबर में आइए कि वायु से हल्की गैस कौन सी है, ऑक्सीजन है, अमोनिया है, कि क्लोरीन है, कि प्रोपेन है, बताइए कौन है वायु से हल्की गैस। वायु से हल्की गैस अमोनिया होती है, ठीक है। वायु से हल्की गैस अमोनिया होती है, हमेशा याद रखिए आप लोग। नेक्स्ट 15 प्रश्न को देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है, कौन सही है जरा बताइएगा। 9/16 ग्रेटर देन 13/24, या बी 9/16 इक्वल टू 13/24, या सी सही है 9/16 लेस देन 13/24, या डी सही है कि 9/16 लेस देन या इक्वल टू 13/24। कौन आपको सही लग रहा है, देखिए समझिएगा कि ई तो कभी इक्वल हो ही नहीं सकता, और जब ई इक्वल नहीं हो सकता है तो ई भी नहीं होगा, बी और डी तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इसको देखिएगा, गौर कीजिए, 9/16 और 13/24 है, और 9/16 और 13/24 है। यहाँ बोल रहा है कि ई बड़ा है 9/16, और यहाँ बोल रहा है कि 9/16 छोटा है, तो कौन होगा, कौन सही है। देखिए ए जब भी 16 से 9 में आप भाग दीजिएगा, समझने वाली बात है, तो ए हमेशा जो है बड़ा आएगा 13/24 से, ठीक है। तो ये समझिए आप लोग, ए आपका आंसर सही है, ए गलत है, ठीक है। ए ब्रेन में बनाने वाला ये सब क्वेश्चन है। पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है, ऑप्शन हम नहीं दिए हैं क्योंकि डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए। पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है, 6 × 10⁻24 kg होता है, ठीक है। एक और प्रश्न है कि 2/8, 8/9, 10/27, 32/81 का मौसा क्या होगा, मौसा क्या होगा बताइए। फॉर्मूला आप लोग का याद होगा कि जब भी फ्रैक्शन में अगर मौसा पूछे तो ऊपर वाला जितना है उसका HCF निकालते हैं, और नीचे वाला जितना है उसका LCM निकालते हैं। तो देखिए ये भी आपको मुंह जबानी प्रश्न बनना चाहिए, ठीक है। साफ साफ दिख रहा है कि ऊपर वाला के HCF आपका 2 आएगा, क्यों, क्योंकि 2 से सब कट जाएगा। और 8, 9, 27 और 81 का LCM निकालिए, तो LCM क्या होता है 81,
ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 18 नंबर को कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे। सिखों के 10वें गुरु कौन थे। ऑप्शन इसका नहीं लिखे हैं क्योंकि ऑप्शन की ज़रूरत ही नहीं है, आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है, आप लोग को याद है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, कभी कभी पूछ देता है कि ये कब से कब तक रहे थे। ठीक है, तो ये रहे थे 1675 से 1699 तक। ठीक है, याद रखिएगा 1675 से 1699 तक। सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन से हैं, बताइए। ये सब पूछा गया हुआ प्रश्न है। शिफ्ट 1 में 17/9/2018 को ये सब प्रश्न पूछे गए हैं, उसी से हम टॉप 20 क्वेश्चन लिए हैं आपके लिए। और हम आपसे वादा किए हैं कि जब तक रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा लास्ट दिन तक, तब तक हम आप लोग के 5000 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा देंगे। अब आप लोग एकदम जुड़िए स्टडी रिसर्च सेंटर के साथ और एकदम ठान लीजिए कि रेलवे ग्रुप डी में मुझे एक सिलेक्शन लेना है तो लेना है। ठीक है, 90 नंबर क्या था कि सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन से हैं, बुध और शुक्र। बुध और शुक्र। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है, बताइए। जब भूगोल पढ़ाने लगेंगे तो सारा समझा देंगे। अक्षांश, देशांतर, 0 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, कैसे ग्रीनविच मीन टाइम होता है, ये सब आपको एक्सप्लेन कर देंगे भूगोल के क्लास में। ये प्रैक्टिस का सेशन है। कौन सा बताइए, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है, 180 डिग्री से। ठीक है, टॉप 20 क्वेश्चन हो गया। जो लोग, फिर से मैं बोल दे रहा हूँ कि जो लोग इस चैनल पे नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।